हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए होंगे। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ सेल एंड द पार्ट्स ऑफ द सेल एंड देयर फंक्शन। तो पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन के बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे, फिर एक एक करके जब हम ये पढ़ेंगे तब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सेल होते हैं उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन के बारे में हम अगले अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो जो सेल होता है उसके जो दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा पार्ट होता है आपका न्यूक्लियस। ओके, तो साइटोप्लाज्म जो है किन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हम साइटोप्लाज्म को दो तरीके से या फिर दो भागों में डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स होता है सेल और प्लाज्म मतलब जो फ्लूइड उसके अंदर पाया जा रहा है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जब हम साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोसॉल की, यानी कि जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और उसमें प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो साइटो का मतलब क्या हुआ? सेल। प्लाज्म का अंदर क्या हुआ? उसके अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके बारे में और जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर उसके बारे में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो सेल होता है उसके अंदर के भाग को अगर हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उसमें दो मुख्य चीज़ें पाई जा रही हैं। पहला क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है, दूसरा है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, पहला आपका क्या है? साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आपका होगा साइटोसॉल और दूसरा पार्ट होगा आपका सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो जो है सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल में पाए जाते हैं। और जो साइटोसॉल वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड वाला पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं साइटोसॉल। और सेल ऑर्गेनेल्स में आपके बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइटोसॉल की। तो साइटोसॉल क्या होता है? साइटोसॉल एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड में आपके बहुत सारे जो है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक एक करके। पहला है आपका स्टोर्ड फूड, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो फूड होता है वो कैसे स्टोर होता है, चाहे हम प्लांट की बात कर लें या फिर एनिमल की बात कर लें या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, तो उसमें जो फूड होता है वो स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में एंड फैट्स के फॉर्म में। ये तीन जो है कि टाइप होते हैं जिसके रूप में हमारी बॉडी में जो फूड पाए जाते हैं उनको हम स्टोर करते हैं। किसके लिए? फर्दर यूज के लिए, यानी कि जो भी हम काम करेंगे उसमें एनर्जी जो लगेगी वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी और फैट से मिलेगी। तो हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर्ड होता है वो किसके फॉर्म में होता है स्टोर्ड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में। ओके, दूसरा चीज़ है आपका पिगमेंट। पिगमेंट में इंडोजिनस पिगमेंट में क्या पाया जाता है? आपका पिगमेंट दो तरीके के होते हैं। देखिए ये क्या कौन कौन से होते हैं? इंडोजिनस एंड एक्जोजिनस। ठीक है, इंडोजिनस एंड एक्जोजिनस। इंडोजिनस में आपका आ जाता है हीमोग्लोबिन, मेलानिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसमें आयरन पाया जाता है। तो जो ब्लड का सबसे मेन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका मेलानिन। मेलानिन क्या देता है? बॉडी को कलर देता है, यानी कि जो हमारे बॉडी का कलर होता है
वो मेलानिन के कारण होता है। जिसकी बॉडी में मेलानिन कम होता है उनका कलर फेयर होता है, और जिनके अंदर ज़्यादा होता है उनको वो ब्लैक या फिर जो है कि सांवला कलर जिसको कहते हैं, या गेहुआ कलर कहते हैं। कई सारे फेजेस पाए जाते हैं इसमें। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन मेलानिन अमाउंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सोजिनस पिगमेंट की। तो एक्सोजिनस पिगमेंट ये दो तरीके के होते हैं, केराटिन एंड लाइपोक्रोम, ठीक है। केराटिन के बारे में आपने सुना होगा कि ये किसमें, टमाटर में पाया जाता है। और लाइपोक्रोम का मतलब होता है लिपिड से रिलेटेड, ठीक है। तो दो तरीके के आपके पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस पिगमेंट। हमने 2 पॉइंट्स की बात करी, एक स्टोर्ड फूड का हो गया और दूसरा पिगमेंट्स, यानी कि जो साइटोसोल फ्लूइड होता है उसमें जो है ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। स्टोर्ड फूड के फॉर्म में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट प्रेजेंट है। एंड पिगमेंट्स के फॉर्म की अगर हम बात करें, दो तरीके के पाए जा रहे हैं, इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। एंड द इंडोजिनस इज रिलेटेड विद द हीमोग्लोबिन एंड मेलानिन, एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजिनस जिसमें आपका केराटिन एंड लाइपोक्रोम पाया जा रहा है। तो जब भी आपसे अब पूछा जाएगा कि साइटोसॉल में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि स्टोर्ड फूड होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। और हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो सिक्रेशंस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। जब भी हम सिक्रेशंस की बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो रोटी चावल दाल हम खा रहे हैं ये जो है कि बड़े फॉर्म में होते हैं। तो इसको छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उस डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा ही ये जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं। उस फॉर्म में ये आ पाते हैं जिस फॉर्म में हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। हमारे ब्लड में ये जाए और ब्लड से हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पहुँचे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशंस की बात करेंगे तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करेंगे। और आपका चौथा पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइन मटेरियल। बहुत सारे क्रिस्टलाइन मटेरियल भी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यानी कि जो साइटोसॉल फ्लूइड पाया जा रहा है उसमें 4 चीज़ें पाई जा रही हैं। पहला है आपका स्टोर्ड फूड, दूसरा है पिगमेंट्स, तीसरा है सिक्रीशंस और चौथा है क्रिस्टलाइन मटेरियल। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जो सेल होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है आपका क्या, साइटोप्लाज्म, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में हम 2 पॉइंट को साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे थे। पहला था आपका साइटोसॉल और दूसरा था आपका सेल ऑर्गेनेल्स। पहले पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, सेकंड पार्ट को अब डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स की, यानी कि वो सारे ऑर्गेनेल्स जिनके पास अपना मेम्ब्रेन होता है, जिनके पास अपनी खुद की लेयरिंग होती है, यानी कि उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो 2 टाइप का होता है, रफ़ एंड स्मूथ। अब उसको रफ़ एंड स्मूथ क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम और पराक्सीसोम की, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं ये क्या हैं, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं। दूसरा है आपका साइटोप्लाज्मिक आरएनए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की, उसके बाद फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल्स एंड फिब्रिल्स की, ठीक है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेल के सेंटर में होता है। सेल के सेंटर में होता है तो न्यूक्लियस को भी अच्छी तरीके से समझने के लिए उसके पार्ट्स को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि क्रोमेटिन, और तीसरा है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो सेल में पाए जाने वाले जितनी भी मटेरियल हैं हमने उनकी बात कर ली, कैसे उसको पढ़ना है ये हमने एक एक करके हम इसको समझेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम साइटोप्लाज्मिक आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे।
सेंट्रोसोम के बारे में, फिलामेंट्स, ट्यूबुल्स के बारे में, फिब्रिल्स के बारे में, उसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल में समझने के लिए हम टाइम टू टाइम वीडियो इस पर बनाते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और कैसे ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा था हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला है आपका जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनका, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सेल होती है उसकी शेप और साइज़ क्या होती है। शेप मतलब आकार क्या होता है, साइज़ मतलब वो किस साइज का होता है, कितनी उसकी लंबाई होती है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो भौतिक कारणों से गोलाकार होता है। क्यों गोलाकार होता है? ये होता है भौतिक कारणों से गोलाकार। ठीक है, वृद्धि और विभेदन के साथ कोशिकाओं की आकृति विभिन्न प्रकार की हो जाती है। वृद्धि किसके बेसिस पर? ये दोनों पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए कि किसकी बेसिस पे जो आकृति है वो बदलती रहती है सेल की, या फिर अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके की, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की पाई जा रही है। तो वो क्यों पाई जा रही है? तो वो वृद्धि और विभेदन मतलब डिवीज़न के बेस्ड पर। ठीक है, ग्रोथ और डिवीज़न के बेस्ड पर हम जो कोशिका की आकृति होती है उसको विभिन्न तरीके से जानते हैं या देखते हैं। तो जो सेल होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? बहुफलक होता है और लंबा होता है, यानी कि पॉलीहेड्रल होता है और इलोंगेटेड होता है। बहुफलक का मतलब ये हुआ कि उसमें व्यास एक समान होता है, परंतु इन दो रूपों के बीच कई रूप हो सकते हैं। कई रूप हो सकते हैं। अब वो रूप क्यों होंगे? वो जो है कि बहुफलक जो शेप होता है यानी कि फॉर्म्स होता है उसका आपस में कोशिकाओं का दबाव पड़ता है। उस दबाव के कारण ही बहुफलक रूप में जो सेल पाए जा रहे हैं उनकी जो आकृति होती है वो बदल जाती है। कई तरीके के ये पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सारे सेल की जो साइज़ होती है वो डिफरेंट क्यों होती है। हमने आपको बताया कि जो सेल की साइज़ होती है उसका शेप होता है वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है कि उसकी वृद्धि कैसे हुई यानी कि ग्रोथ कैसा हुआ है, और उसका विभेदन कैसा हुआ है यानी कि डिवीज़न कैसा हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुख्यतः दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जिसमें आपका होता है पॉलीहेड्रल टाइप का और दूसरा होता है इलोंगेटेड यानी कि लंबा। अब इनके भी कई फॉर्म्स क्यों बन जाते हैं? इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनका आपस में दबाव पड़ता है सेलों का, तो डिफरेंट साइज एक्वायर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं स्मूथ मसल सेल की साइज़ क्या होती है? थोड़ा सा इलोंगेटेड है और जो किनारे किनारे पे इस पर टैपरिंग हुई है। ठीक है, ब्लड सेल के बारे में आपने देखा है, ब्लड सेल जो है कि ओवुलेटेड होता है और कई तरीके के ब्लड सेल पाए जाते हैं, जिसमें आपका शेप जो है कि कुल मिलाकर तो गोलाकारी होता है, लेकिन उसमें भी कई शेप पाए जाते हैं। फिर आप न्यूरॉन्स को देखते हैं, न्यूरॉन्स किस शेप का होता है। ठीक है, उसमें जो है कि नर्व सेल होती है, सेल बॉडी होता है। ठीक है, फैट सेल की साइज़ अलग होती है, जो स्पर्म होता है उसकी साइज़ कैसी होती है, और एक चमचे की आकार की होती है। ठीक है, फिर बोन सेल कैसे होते हैं और ओवम कैसे होते हैं, ये सारी अलग अलग आपको साइज़ इसमें दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो अधिकतर सेल होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो किसके बीच में होती है, यानी कि उसका जो एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है वो क्या होता है? 1 से यानी कि 1 माइक्रोन से लेकर ये 100 माइक्रोन के व्यास तक की होती है। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटी, अब तक की सबसे छोटी देखी गई कोशिका है। तो उसका जो है कि माइकोप्लाज्म होता है, उसको इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे छोटी अब तक की देखी गई सेल कौन सी है, तो आपको उसमें बताया जाता है कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, और एक जीवाणु जो होता है उसकी साइज़ क्या होती है? 1.0 माइक्रोन मीटर। ठीक है, अब भी जो ये प्लाज्मा की साइज़ है,
किसकी? माइकोप्लाज्मा की। ये जीवाणु का 1/10 भाग होता है, ठीक है। 1/10 पार्ट्स होता है किसका? जीवाणु का जो सेल साइज होता है उसका, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक की होती है। जो शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच होता है उसका अंडा जो होता है 170 mm लंबा होता है। एसिटिबुलेरिया एक शैवाल है जो कि यूनिसेलुलर है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक की होती है, ठीक है। एक शैवाल और है यूनिसेलुलर कॉलरपा, जिसकी कुछ जातियों की लंबाई जो है लगभग 1 मीटर तक की होती है। तो जो सेल होता है उसकी साइज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके शेप के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट है, इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो सेल की साइज़ क्या होती है, ठीक। 1-2 माइक्रोन से लेकर वो 100 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी खोजी गई अब तक की देखी गई जो सेल होती है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक। अब ये इसकी साइज़ कितनी होती है? 1.0 माइक्रोन मीटर। अब ये किसका भाग होता है? जीवाणु की लंबाई का लगभग 1/10 भाग, यानी कि 1/10 होता है। उसके बाद कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो तंत्रिका सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि नर्व सेल होती है, वो लगभग कितनी बड़ी होती है? 90 सेंटीमीटर तक। अब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसका जो अंडा होता है वो कितना लंबा होता है। तो mm में अगर हम बात करेंगे 170 mm होता है, ठीक। उसके बाद जब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो यूनिसेलुलर शैवाल होते हैं, वेसिटिबुलेरिया एंड कॉलरपा की जो कुछ जातियाँ होती हैं उनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, ठीक। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जितनी भी सेल होती हैं, चाहे वो प्लांट सेल की बात करें या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की बात करें, उसमें जो सेल पाए जा रहे हैं उनमें कॉमन क्या होता है, यानी कि ऐसा क्या है जो सभी सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसमें कुछ 4 पॉइंट दिए हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियक अम्ल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियक अम्ल होता है। सभी कोशिकाओं यानी कि जितने भी सेल पाए जा रहे हैं सभी में जो आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक। कोशिका विभाजन के समय यह पुत्री कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है जब उसमें डिवीज़न होगा तो वो क्या होगा? अपने पुत्री कोशिकाओं में अपने ही न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर देता है, न्यूक्लिक एसिड को। सेकंड पॉइंट है जीव द्रव्य कला, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी जो रचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है वो समान होता है, सेम होता है। थर्ड पॉइंट है सभी कोशिकाओं में ऑक्सीशोषण की क्रिया समान होती है, यानी कि जितने भी सेल पाए जा रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजनेटेड रिस्पिरेशन होता है उसकी क्रिया जो होती है वो समान होती है। सभी कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण भी समान होता है, यानी कि जितने भी सेल पाए जाते हैं चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म के हों, प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, बैक्टीरिया को हो, इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये कैसे बनता है? ये समान तरीके से बनता है, थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं में जितनी भी समानताएं, मूलभूत समानताएं पाई जा रही हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं? वो इंडिकेट करती हैं कि सभी जीवों में एकता है। ये क्या इंडिकेट करती है? सभी जीवों में एकता है। वो किस बेसिस पे हमने कहा? हमने इस बेसिस पे कहा कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो समान होता है। इनका जब विभाजन होगा तो ये किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? अपने डॉटर सेल्स में, ठीक। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूल रचना और कार्य होते हैं यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। सभी कोशिकाओं का ऑक्सीशोषण की क्रिया जो होती है वो समान होती है। एंड सभी कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है, वो भी समान होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं कोशिका के भाग की, यानी कि कोशिका के जो सेल, अभी मैंने ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको मैंने डिटेल में आपको बताया था। अब हम जब एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो उसके पार्ट्स थे उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। विकसित कोशिका के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी कि जो फुली मैच्योर्ड, फुली डेवलप्ड सेल होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला मैंने इसमें आपको दिया गया है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा रिक्तिका यानी कि रसधानी, वैक्यूल, एंड तीसरा कोशिका भित्ति।
तो कोशाभित्ति और रिक्तिका और जीव द्रव्य के बारे में हम अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।